अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। जो जो इंसान की पब्लिक डीलिंग होती है ना, जैसे यानी जिसमें आप हमारा अपने जो खानदान के लोग हैं, घर के लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन तो इसलिए क्योंकि हम घर के लोग हैं। जो घर से बाहर हैं, जो दुकान है, बाजार है, कॉलेज है, ऑफिस है, इन लोगों से जो इंटरेक्शन है वो ऑब्वियसली किसी दुनियावी काम की वजह से, तो उसमें जो डीलिंग है, जैसे आप कॉलेज आए हैं और एडमिशन लेने आए हैं, चले तो एडमिशन स्टाफ से इंटरेक्शन है। फिर जब गेट पे एंटर हो रहे हैं तो गार्ड से इंटरेक्शन है, या लड़का बाइक पार्क कर रहा है, बल्कि बच्चियां भी तो स्कूटी पार्क कर रही होती हैं, तो जो पार्किंग वाला है उससे इंटरेक्शन है। फिर गेट के अंदर आ रहे हैं तो गार्ड से इंटरेक्शन है, कहते हैं कार्ड दिखाएं। फिर जब क्लास में आने लगे हैं तो अटेंडेंस वाला जो है उससे इंटरेक्शन है, या अगर वो फीस के लिए भी वही कह रहा होता है, वो और लोग होते हैं वही है, मतलब फीस के लिए कोई बाउंसर नहीं बिठाए होते नहीं, तो वो उनसे इंटरेक्शन है। फिर क्लास के अंदर आ गए, आप जिस जहां बैठ रहे हैं, अगर दोस्त नहीं है, चले बैठ रहे हैं, बैग रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था, आपने बैग उठवाना है, रखना है, तो इंटरेक्शन है। टीए से इंटरेक्शन है। ये सब इंटरेक्शन हो रही हैं। अब इसमें बात करने का तरीका ये एक अलग चीज है, और जो बात की जा रही है वो अलग है। जैसे अगर कोई सही बात भी है, जैसे आपका पेपर टीए ने सही चेक नहीं किया, या आप जब ऊपर आ रहे थे क्लास के लिए, तो जो अटेंडेंस वाला है, आपने फीस दी थी, उनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, उनकी गलती है, तो आपका बात करना में आप हक पे हैं। इसी तरह टीए ने टेस्ट चेक नहीं किया, गलत चेक किया है, आप हक पे हैं। या गार्ड आपसे कार्ड मांगता है और आप कार्ड दिखा भी रहे हैं, लेकिन बस बिला वजह वो कह रहा है नहीं ये कार्ड सही नहीं है, हालांकि आपको ऑफिस वाले ने कहा था ये सही है, पिछला वाला चल जाएगा, गार्ड कह रहा है तो आप हक पे हैं। तो ऐसे बहुत, या आप जब आए हैं और आप बैठने लगे हैं तो किसी साथ वाले ने सीट पे बैग रखा है, टांग रखी हुई, आप वो हटाने को कह रहे हैं, आप हक पे हैं। तो ये हक पे होते हुए टोन खराब कर देना जस्टिफिकेशन आपका हक नहीं है। यानी अगर टीए ने गलत मार्किंग की है तो आप उसके साथ इस तरह से बात करें कि वो आपको भी पसंद ना आए अगर आपको आपके साथ करता, या रिसेप्शन वाले के साथ सख्त बात करें, जैसे होता है बच्चों को, जी मैंने तो पहले फ्रीज कराया था या ये किया था तो अब वो ये कह रहे हैं। आप हक पे हो सकते हैं, लेकिन जब बात कर रहे होंगे और ये सोचे कि मैं हक पे हूं, और आपकी टोन सख्त हो जाएगी, ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगी। क्यों ह्यूमिलेटिंग हो रही होगी? क्योंकि लग रहा होगा इंसान को कि वो हक पे है, और अगर नरमी से बात की तो वो अगला बंदा सुनेगा नहीं, मेरा हक मुझे नहीं मिल सकेगा। मुस्लिम 6601 सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता। तो आप लड़ लें, लड़के कर लें हासिल, उस पर नहीं मिलना है। तो अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता, और ना उसके अलावा किसी और चीज पर। कल आपकी पढ़ते पढ़ते बस हो गई थी सवाल करते करते, तो मैंने फिर वो तीसरा मसला रोक दिया था।
तीसरा मसला बताता हूं। तीसरा मसला क्या था? 2A। एसडी सपोर्ट तो दे रहे हैं, और अब ये 2A। अच्छा, 2A होगी तो इंशाल्लाह 2 से ज्यादा एसडी टेस्ट नहीं होंगे, ये बहुत आगे निकल जाएगी बात, वरना तो 2 एसडीज ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसकी मिसाल ये है, अच्छा मैं मिसाल में 3 एसडीज लिख रहा हूं, लेकिन सवाल में 3 एसडीज नहीं होंगे, बस 2 होंगे। SD1, SD2, ये इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है, और ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है। यानी हो सकता है कि ये कैंटीन हो, इस डिपार्टमेंट के लोग भी वहां खाना खाते हो, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, इसके एसेट्स की भी मेंटेनेंस करता हूं, तो एसडीज पीडीज की सपोर्ट के लिए तो बने ही बने हैं, लेकिन एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। या इसी तरह से इन्होंने पीडीज को तो सपोर्ट करना ही है, लेकिन एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं कह रहा हूं 2 वे सपोर्ट। तो इसमें मसला क्या है? कल वाले सवाल जो आखिर में किया था उसके टेबल को गौर से देख के बताएं इसमें मसला क्या है। कल जो आखिरी सवाल किया था, कल वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे? एसडीज को खाली कर रहे थे। अदब क्या था? पहले किसको खाली करना था? अच्छा, ये सिर्फ अदब नहीं था, इसकी वजह भी थी। अगर पहले हम SD1 को खाली कर देते कल वाले सवाल में, देखें गौर से, तो उसमें दोबारा आ जाता ना। SD3 खाली करते दोबारा SD1 में आ जाता। तो कल वाले मसले में तो इतना बड़ा मसला नहीं था, SD1 को चलो दोबारा खाली कर देते। लेकिन अब मसला हो जाएगा, टेबुलर वर्किंग में SD1 को खाली कर देंगे, उससे बंट के कहां जाएगा? कहां खाली कर देंगे? क्या बात हो रही है? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की बात कर रहा हूं। SD1 को खाली करेंगे तो पीडीज और SD2 में लिखेंगे। SD1 खाली हो गया, फिर SD2 खाली करेंगे, फिर से SD1 में आ जाएगा। चलो फिर खाली कर दें, फिर SD1 खाली करेंगे, फिर SD2 में आ जाएगा। चलो फिर कर देते हैं, फिर SD1 में आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैच कैच खेलते रहेंगे। इस मसले का कोई हल होना चाहिए, वो बताने लगा। तो इस मसले के हैं 2 हल। एक हल कहलाता है कि चलो कैच कैच खेलते रहेंगे तो खिलाते जाओ, इसको कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और एक हल कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये 2 हल हैं। चलें सिखाता हूं दोनों हल। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये दोनों हल पहले खुद से बना के सवाल करा देता हूं, और फिर पास पेपर्स की प्रैक्टिस तो है ही, चलती रहेगी। ये नोट कर लें, फिर सवाल लिख लें। नोटेड? टोटल बजटेड ओवरहेड्स, टोटल बजटेड एफओएच, सवाल लिखवा रहा हूं, टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। टोटल बजटेड एफओएच, सबको कह रहा हूं लिखने को। टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। PD1 700,000, PD2 500,000,
SD1 150,000, और SD2 240,000, नहीं, पहले क्या मैंने बताया, हाँ ठीक है, 240,000, SD2 240,000, SD1 1.5 लाख और SD2 240,000. SDs provide support as follows. SDs provide support as follows. अब एज फॉलोज में कल मैंने पीडीज ऐसे लिखे थे, नहीं, जब एसडी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, पीडी ऐसे लिखे थे ना. अच्छा, कल जो आखिर में सवाल किया था उसमें क्या किया, उसमें ऐसे लिखे थे. ग्रुप में क्या रजिस्टर देख लेता हूँ, ग्रुप में क्या लेक्चर, हाँ ना, ठीक है. बस मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि दोनों दोनों वैरायटियां सामने दें. अच्छा, सवाल में कैसे पता चलेगा कि जो मैंने 3 मसले लिखे थे इनमें से कौन सा है? जब एसडीज का बांटना बताया होगा ना, वहां से पता चलेगा. ये कैसे पता चल रहा है? 2 वे सपोर्ट है, क्योंकि SD1 SD2 को भी सपोर्ट कर रहा है, SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है, तो इससे पता चलेगा. बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, PD1 में 10,000, PD2 में 20,000, 10,000 और 20,000. मुझसे रिक्वायर्ड है OAR for each PD, OAR for each PD using पार्ट A और पार्ट B. पार्ट A में ये, पार्ट B में ये. पार्ट A रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और पार्ट B साइमल्टेनियस इक्वेशन. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं पहले. PD1 PD2 SD1 SD2, और इससे ऊपर वो प्राइमरी अपॉर्चनमेंट सारी हो चुकी हुई होगी, तो उसका एंड रिजल्ट आ रहा है PD1 में 7 लाख, PD2 5 लाख, 150 और 240. सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट.
पहले किसको बांटे? जिसको मर्जी बांट दें। चलो SD1 को बांट देते हैं। SD1 को बांटना है किस रेशो में? 40-50-10। यहां से खाली करेंगे 150 और यहां आ जाएगा 60, 75 और 15। SD2 खाली कर देते हैं किस रेशो में? 50-30-20। अच्छा, SD2 में है कितना जो खाली करना है? 255। ये यहां से निकाल देते हैं तो कितना? 127,500 76,500 51,000। अब क्या हुआ? SD1 में फिर से आ गया 51 आ गया तो निकाल दें 40 50 10 51 निकाल देते हैं। 51 निकाल दें तो 20,400 25,500 और 5100। तो अब क्या हुआ? PD2 में फिर आ गया, फिर बांट दें। $5,100 यहां से निकाल दिया। 2,550 1,530 1,020। अब क्या हुआ? अच्छा, तो ये तो क़यामत तक चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं हो रहा, खत्म होता, कम होता जा रहा है। इसलिए इस तरीके को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 40 50 और 10। अब हम जब SD1 को खाली करेंगे तो इसमें 1020 है जिसको खाली कर देंगे। 408 51 0 102। अब क्या हुआ? फिर SD2 में आ गया तो SD2 को निकाल देते हैं 50 30। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन जो बनाया होगा ना वो तकरीबन 3-3 4-4 लाइनों में खत्म हो जाएगा। ये भी बस अभी देखिए खत्म होने लगा है। 102 को यहां से निकाल देते हैं 51 31 20 20। अब SD1 को खाली करते हैं। 20 निकालेंगे यहां से तो 2 जी, 40 50 10 जी, 8 10। अब SD2 को खाली करते हैं। अच्छा, अब देखें SD2 को अब जब खाली करेंगे ना तो नजर आ रहा है कि अब तो हम पॉइंट्स में चले जाएंगे, तो कहीं तो उसको रोकना है, तो पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, बस इस 2 को, अब जब हम 2 को बांटेंगे तो बेशक हम ऑफिशियली इसको 50 30 20 में बांट रहे हैं, लेकिन यहां कितना आ जाएगा? 0.4। फिर उस 0.4 को खाली करना होगा, तो बस अब यहां रहने देते हैं। पॉइंट में जाना है तो बेशक पॉइंट में चले जाएं, वरना 2 है, एक एक कर दें बस। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये सब बांट लेंगे तो इसका आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो SD1 SD2 खाली हो गए हुए हैं। PD1 देखें कितना आ गया? $910,418 8 कैसे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक। 918 918 679,082। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और बेस है लेबर आवर्स कितनी? 10,000 और 20,000, तो OAR आ जाएगा रुपीस पर आवर
91.09, 33.95। ले जी, ये हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कभी साल में हो सकता है 3-3 लाइनों में खत्म हो जाए, अभी जैसे 4-4 लाइनों में चला गया, लेकिन बस इतना ही होगा, कुछ 10-12 लाइनों में नहीं जाएगा। क्या हुआ? पीडी एसडी को सपोर्ट करें? अरे नहीं भाई, वो एसडी को क्यों सपोर्ट करेंगे? यानी जो फ्लोर मिल है वो कैंटीन वालों को आटा दे रहे हैं। अच्छा, तो वो आटा बनने के बाद दे रहे हैं ना, वो तो प्रोडक्ट मार्केट फैक्ट्री से निकलने के बाद आटा बन रहा है ना, या दरमियान में दिए जा रहे हैं? वो तो फैक्ट्री से एंड रिजल्ट प्रोडक्ट बन गया। अब वो प्रोडक्ट है जो बिजनेस वही प्रोडक्ट बेचने की बजाय कैंटीन वालों को दे रहा है, तो फैक्ट्री से तो बाहर का खर्चा निकल गया वो। तो वो जो आटे का खर्चा पड़ रहा है वो कैंटीन का खर्चा है। देखो, फैक्ट्री में फ्लोर मिल है, सवाल ये पूछा था बच्चे ने कि अगर फ्लोर मिल है तो वो पीडी जो आटा बना रहा है वही उसी फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को खिलाने के लिए कैंटीन को दे रहा है, तो वो पीडी कैंटीन को सपोर्ट कर रहा है। पता नहीं क्या बात हो रही है, पीडी कैंटीन को सपोर्ट कर रहा है। पीडी से गंदुम सब धुलते खत्म होते साफ होते आटा बन गया। अब वो आटा उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट बन गया, फैक्ट्री से आउट हो गया, अब वो एक फिनिश गुड प्रोडक्ट है। उस बिजनेस ने उस आटे को बाजार में बेचने की बजाय अपने ही कैंटीन को दे दिया। तो ये ऐसे ही है कि बिजनेस ने बाहर से आटा खरीद के कैंटीन को दे दिया, तो वो फैक्ट्री से निकलने के बाद ही की बात है ना, एक पीडी से निकल के तो नहीं आया। तो ये उस कैंटीन डिपार्टमेंट का ही अपना खर्चा है। ये नोटेड? हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बता रहा हूं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में समझाऊंगा इसी की हेल्प लेके, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए, डिराइव करने के लिए इसकी हेल्प लूंगा। ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ इस मेहनत हो चुकी से डिराइव करके दे रहा हूं बस, वरना वो एक अलग मेथड है और सवाल में इन दोनों में से कोई एक ही रिक्वायर्ड होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सिखाने लगा। पहले इसको नोट करना, अभी कोई कर रहा है तो कर ले, कोई रास्ते में है तो मैं रुक जाता हूं। हाँ जी, अच्छा, इस कैलकुलेशन में बताएं, कुछ पूछना बेटे तो। हाँ जी, परले मल्ले वाले, इस कैलकुलेशन में कोई सवाल? कोई नहीं? सब समझ आ गया? दफा करो, क्या पूछना है? मैं पूछ लूं? चलिए, डबल लाइन क्यों लगाई नीचे? अच्छा, ठीक। हाँ जी जी जी, वो देख लो ना, उसको मैंने हेडिंग कहां से शुरू की थी। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन डन। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होगी वो मैं आपको उधर बना के दिखाऊंगा, बल्कि इधर ही बना के दिखाऊंगा। अभी सिर्फ साइमल्टेनियस मेथड सिखा रहा हूं बस। SD1 से टोटल आउट कितना हुआ है? SD1 से टोटल आउट कितना हुआ है? टोटल कितना आउट हुआ है? 150 बस। पूरा टेबल बनने के बाद SD1 से आपको टोटल कितना आउट नजर आ रहा है? 2 लाख। और SD2 से कितना टोटल आउट हुआ है? ये और ये और ये।
है ना, ऐसे ही है ना। तो SD1 से जो टोटल आउट हुआ है, आउट SD1 से कह रहा हूं, वो ये काले वाले ब्रैकेट ऐड कर ले, कितना बना 2 2 0 2 0 2 0 4 0, ये इससे टोटल आउट हुआ है। और SD2 से टोटल कितना आउट हुआ है, ये और ये 2 0 1 ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और इतने सारे 2 2 आने शुरू हो जाते हैं। एक बोलो, हाँ जी 2 6 0 2 0। ये दो फिगर्स ना किसी को भी समझ आ रही हो। SD1 से टोटल आउट ये है, SD2 से टोटल आउट ये। SD1 में प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद था कितना 150, जो टोटल इसका अपना था वो 150 था। SD2 का अपना कितना था 240। जब SD1 में था ही इतना, तो उससे ट्रांसफर आउट इतना कैसे हो गया? यानी इसमें पहले इतना था, उसके अलावा इसमें ट्रांसफर इन हुआ। SD1 में ट्रांसफर इन कितना हुआ, दिस और दिस, कितना 52 0। SD2 में पहले इतना था, तो फिर से इतना कैसे निकल गया? क्योंकि इसमें SD1 से आया है 2 0 2 0 4। मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड डिराइव करके दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए इनको लिंक कर रहा हूं। ये 6 फिगर्स आपके सामने लिखी हैं, इन 6 फिगर्स में बताएं पहले, किसी को कोई बात पूछनी है तो थोड़ी सी जरा। इस 6 फिगर्स में से कोई फिगर ना समझ आई हो, वो सबसे एंड पे वो ब्लैक एंड व्हाइट जेबरा से सबसे एंड, ये कैसे निकला? आपसे बेटे पूछ रहा हूं सब, ये कैसे फिगर निकली है? सुना नहीं? अच्छा, नहीं मेरा अभी वाला सवाल नहीं सुना। मैंने पूछा है ये फिगर कैसे निकली है, 7 वाला नहीं, ठीक। ये फिगर कैसे निकली, ये 150 कैसे निकली? कैसे निकला? 7 वाला गिवन है, कहां गिवन है? सवाल में गिवन। सुन लिया करो ना यार, समझा रहा होता हूं तो। ये इन दोनों एसडीज में प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद आया था, जो कि सवाल में मैंने दिया हुआ था। और ये दोनों फिगर्स मैंने कैसे ढूंढी हैं? जो इनसे आउट हुआ है। और इनका डिफरेंस सिंपली ये लिखा हुआ है। SD2 में ये कहां से आया? SD1 से। जब SD1 को बांटते थे तो SD2 में कितना जाता था? 10%। तो SD2 में यहां से 10% आया होगा। इसका 10, ये इसका 10, इसका 10, इसका 10% लेके देखें, यही है। जब SD2 बांटते थे तो SD1 में कितना आता था? 20%। किसका 20%? इसका। जी, ₹2 का फर्क आएगा वो राउंडिंग ऑफ का, तो इसका 20 यही आ रहा है। यहां तक ये 10-20 वाली बात रिपीट कर दूं। SD1 को जब खाली किया था, यानी SD1 से आउट कर रहे थे, तो SD2 में कितना बांटना था? 10। तो SD1 से टोटल कितना खाली किया है? ये या ये?
तो इसका SD2 में कितना हिस्सा गया होगा? 10%। तो इसका 10% यही बनता है। और इसी तरह जब SD2 खाली किया था तो 20% SD1 में गया था, तो इसका 20% यही बनता है। अभी मैंने 10-20 लेके नहीं बनाया टेबल, अभी मैंने कैसे किया है? अभी मैंने वहां से लिया है, लेकिन ये रिलेशन आपको दिखा रहा हूं कि ये ऐसे भी बन रहा है यहां तक। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर मैंने ये सॉल्व नहीं किया तो आपको इसमें से क्या नहीं पता? ये नहीं पता। और ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता। इसको कह देते हैं x, इसको कह देते हैं y। अगर ये x है तो ये क्या है? अगर ये x है तो ये क्या है? ये 0.1x। ये y है तो वो 0.2। और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इससे दो इक्वेशंस बन गई। x इज इक्वल टू 150 प्लस 0.2y और y इज इक्वल टू 240,000 प्लस 0.1x। और QM, अरे नहीं, अभी तो कुछ लोगों का रहता भी है। अच्छा चलो, पढ़ा तो है ना, तो दो इक्वेशन से x और y फाइंड हो जाएगा, तो खुद ही हो जाएगा। करें फिर। अच्छा, जो स्टूडेंट दूसरों के सॉल्व करने का इंतजार कर रहे हैं कि उम्मत की फिक्र है कि चलो सॉल्व हो जाए, मुझे आता है इसका आंसर। सबने सॉल्व करना है, अपने लिए सॉल्व करना है। आप लोगों ने सॉल्व किया करें, सब लोग कैलकुलेट किया करें। ये दो इक्वेशंस लिखी है मैंने, इनको सॉल्व करके x और y निकालना है। जी x कितना आ रहा है? 202,040 और y जी 260। जी कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करते हैं आता तो मुझे भी नहीं है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं कोई बात नहीं। पहली इक्वेशन के अंदर कागज पे लिख के y की जगह ब्रैकेट में ये लिख लें, और फिर उसको कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर पे इक्वेशन मुझे भी नहीं आती, मैं तो बचपन में स्कूल के पढ़े हुए की बात कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 150 प्लस 0.2 ब्रैकेट में 240 प्लस 0.1x। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके खोलें तो यहां से x निकलेगा। बाकी कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो पूछ लें अपने हमसायों में से, नहीं तो ऐसे कर लें। आ गया यही। अच्छा, अब मैं इस पार्ट बी का फॉर्मली सॉल्यूशन कर देता हूं। हाँ जी, मसला हल नहीं हुआ क्या? समझ नहीं आई? मतलब हो गया ना। जिनको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करनी नहीं आती, क्यूएम में पढ़ा हुआ है कि ये वैसी हस्बे तौफीक होता है, को करने तो कर ले। सबने पढ़ा होता है ना, अगर एक दूसरे से मदद ले ले। नहीं तो जैसे अगर स्कूल में पढ़ा हुआ है अलजबरा, तो इसके अंदर y की जगह ये पुट कर दें, ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंपलीफाई करें तो x निकल आएगा। जब x निकल आएगा तो उसको इसमें रख देना, y निकल आएगा। डन।
अब इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, एक दफा ही लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे एक ही दफा, यानी SD1 SD2 की लाइनें बार बार नहीं आनी, एक दफा आनी है। लेकिन यहां से आउट कितना करना है, इसके लिए हमें पहले यहां से वर्किंग पे जाना पड़ेगा। वो वर्किंग है ये कि एक SD को X, एक को Y कह दें, और इस इक्वेशन को बनाने का तरीका X और Y लिखा। ये क्या है? नहीं, जरूरी नहीं गिवन है, जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट करने के बाद टोटल आया हुआ है। इधर X है तो उधर Y लिख लें, ये Y है तो उधर X लिख लें। मसला रह गया इसका। ये कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट लिखें? ये जो रेशियो है। अब इसमें सिर्फ मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सोचूं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि 0.1 इधर लिखना है कि 0.2 इधर लिखना है। तो इसके लिए आपको अगर ये ज्यादा आसान लग रहा है अगर कि आप इस शक्ल में बना के लिखें तो ऐसे बना लें पहले, उसके बाद ये शक्ल में चले जाए। या अगर आपको वैसे याद रख के आसान लगे तो ये SD1 है, SD1 में पहले इतना है, इतना SD1 में और आना है, तो SD1 में कितना आना है? तो ये 0.2 जाएगा। SD2 में इतना पहले है प्लस इतना और आना है, SD2 में कितना आना है? 10, तो ये 0.1 है। तो आप दोबारा इस तरह के फॉर्मेट बनाने के बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट SD1 SD2 सिर्फ 2 लाइनें आएंगी, अब बार बार नहीं आएगा। लेकिन इनकी फिगर लिखने से पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये वर्किंग डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को इसमें हेल्प है, जो मैंने समझाया था कि ये अमाउंट कहां से आई, और इसको सर्कल लगा के इधर एरो बढ़ा के कौन सा रेशियो लिखें, जो SD1 को बांटते हुए यहां आना है, SD2 को बांटते हुए जो यहां आना है वो यहां से वहां ले जाए। ये शक्ल बनाने के बाद इधर X लिख लें, इधर Y लिख लें, ये 0.1X, ये 0.2X। इससे इक्वेशन की ये जो 0.2 और 0.1 की गलती है ना, इससे बच जाएंगे। जब ये शक्ल बना लें तो इसको फिर इस शक्ल में लिख के दिखा लें, और पूरी सॉल्व करना काफी नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन लिखें और कहीं सॉल्विंग और एंड आंसर लिख दें। वर्किंग वन करने के बाद अब हमें ये जो फिगर्स पता चल गई हैं, ये कौन सी फिगर पता चल गई है? टोटल आउट की। वो जो 10 लाइनें लिखने के बाद पता चलनी थी, तो हमें टोटल आउट अभी ही पता चल गया, हम इसी को ही आउट कर देंगे। SD1 से कितना आउट कर दूं? 202। चाहे SD1 में अभी 202 लिखा ही नहीं है, फिर भी आउट कर दें। बांटे, यहां आ जाएगा 20204 80 816 10 10 20। और SD2 से कितना खाली कर दें? ये 26020, और यहां ना करना। 50-30 में बांटे जी। 130 102 78061। अब आपको नजर आ रहा है कि पूरा 4 बन नहीं रहा, तो किसी को कम ज्यादा कर दें, चलो इसको 2 कह देता हूं, ये ताकि 4 पूरा बन जाए। और फिर जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 0 हो चुका हुआ है, और ये क्या जी? अरे सॉरी गलती हो गई जी। आएगा कितना? 520440। अब मैं इसको 0 और इसको 2 कर दिया, वो इधर डैश सॉरी गलत हो गया था, इधर 0 कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, और उस 1 का फर्क मैंने इधर कर दिया। अब देखेंगे आप तो SD1 और 2 खाली हो गए हुए हैं, और PD1 बन गया 910 918 और 6
7908। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का तरीका है कि बांटते हुए लिखनी तो दो लाइनें ही हैं, लेकिन आउट कितना करना है ये फिगर आपको वर्किंग वन से निकालनी पड़ेगी। लेबर आवर्स 10,000 और 20,000 और OAR आ जाएगा 1 ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ जी, नोटेड। चलें एक छोटा सा सवाल करते हैं। बुक में आए ऑटम 14 पे, ऑटम 14 सलमान लिमिटेड के नाम का होगा। क्वेश्चन नहीं, अभी होमवर्क असल में FR1 के 2 सवाल दिए ना, इसलिए अगर किसी को होमवर्क का दिल कर रहा है तो 2 सवाल इसके भी ले लें, अगर नहीं तो एक अभी कर लेते हैं, एक छोटा सा होमवर्क दे दूंगा। अच्छा, जिसने दोनों सवाल होमवर्क करने हैं वो जाए, जिसने एक बोर्ड पे देखना है वो बैठा रहे, दूसरा होमवर्क दे देता हूं। तो एक सवाल ये है जो अभी बोर्ड पे करने लगा हूं, ऑटम 14 अटेम्प्ट का सवाल है सलमान लिमिटेड के नाम का, ये मैं बोर्ड पे कर देता हूं। और एक छोटा सा सवाल होमवर्क कर दें आप, स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का, स्प्रिंग 12 अटेम्प्ट नाइट्रेट लिमिटेड। बुक में क्वेश्चन 10 है, ये होमवर्क कर दें, और जिन्होंने ये अभी वाला भी होमवर्क करना है वो जाएं बेशक। एक होमवर्क दिया है मैंने, स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट है नाइट्रेट लिमिटेड, ये होमवर्क कर दीजिए। और एक अभी छोटा सा सवाल है बोर्ड पे कर लेते, ऑटम 14 सलमान लिमिटेड। जिसने सलमान लिमिटेड भी खुद करना है वो चुप करके निकले और बाकी बैठे रहे, मैं सलमान लिमिटेड करता हूं। सलमान लिमिटेड पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ऑटम 2014 अटेम्प्ट सलमान लिमिटेड पढ़ लीजिए, छोटा सा सवाल है, मैं करता हूं। ये मिटा दूं? अच्छा, जो उठ के नहीं गए कि नहीं हमने होमवर्क नहीं करना, क्लास में करें, तो ठीक है, सुस्ती की बात है, लेकिन इतनी सुस्ती भी ना करें कि पढ़े ही ना सवाल, सवाल तो पढ़े ना। रुपीज मिलियन थाउजेंड,
अच्छा, इसमें तो नामों से नहीं पहचानना, वैसे ही पीडी और एसडी ही है। कैसे पता इस चैप्टर का सवाल? रिक्वायर्ड कंप्यूट दी डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो दो पीडीज हैं, दोनों का ओएआर निकालना है। कैसे पता? ये टू वे सपोर्ट वाला है। जो आखिरी टेबल दिया हुआ है उसमें SD1 से SD2 में भी जा रहा है और SD2 से SD1 में भी आ रहा है। अच्छा, अब अगर टू वे है तो सवाल वाले को बताना पड़ेगा कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि साइमल्टेनियस है। तो बताया हुआ है SL एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो FOH शुरू करते हैं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किस रेशो में बांटे? गिवन है PDA, PDB, SD1, SD2 जी 202570। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है PDA, PDB, फैक्ट्री का रेंट, फ्लोर एरिया, टोटल कितना है? 13। अब इस 1340 को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है। पावर, पावर को हम मशीन आवर्स में जरूर बांट देते, लेकिन ये जो किलोवाट आवर्स है ना, ये तो है ही पावर की मेजरमेंट, यानी ये पावर ही को मेजर करने का किलोवाट आवर्स तरीका होता है। तो मशीन आवर्स, अच्छा मशीन आवर्स में क्यों बांटते? कल वाले सवाल में मशीन आवर्स में क्यों बांटा था? क्योंकि जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर ये तफसील बता दी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, तो फिर तो उस तफसील पे जाएंगे। तो किलोवाट आवर्स उस बिजली कंजम्पशन ही का यूनिट होता है। तो इसलिए अब हम इसको मशीन आवर्स की बजाय किलोवाट आवर्स में बांटेंगे। अच्छा, अब जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा किलोवाट आवर्स? सवाल कर करके जी। 1515 14 आगे डेप्रीसिएशन। कल वाले सवाल में एसेट्स की वैल्यू थी तो एसेट्स की वैल्यू पे बांटा था, और वैल्यू ना होती तो कुछ बच्चे मशीन आवर्स भी बोल रहे थे। अब वैल्यू है ही नहीं तो मशीन आवर्स ही है, उसके अलावा हमें यहां पर कुछ और काम की चीज मिल नहीं रही, तो इसलिए डेप्रीसिएशन को मशीन आवर्स में। तो हमने ना अवेलेबल में से बेस्ट लेना होता है, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिस से बिल्कुल हो जाएगा याद। 3500 और मशीन आवर्स में बांट दें तो 1925। टू 8 बस। सिक्स 153 40594 जी। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट टू वे सपोर्ट वाला सवाल है, तो किसको पहले कर लें? जिसको मर्जी कर लें, बार बार ही करना है। SD1 को किस रेशो में?
30 65 5। तो SD1 खाली होगा 594, 178 386 30। फिर SD2 को बांट देंगे, कितना 10। और SD2 में कितना है जिसको खाली करना है 384, 211 7 13। अब इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा वरना पूरा नहीं होगा। ले जी 212 करना। फिर SD1 30 65 5 38 जाएगा यहां से, 11 25 2। चलो दो लाइनों में खत्म हो गया। अब SD2 बांटें, 55 35 10, 2 यहां से निकाल दें और 1 1 डाल दें। क्या करें फिर, पॉइंट्स में चलते रहें आगे, कहीं तो उसको राउंड ऑफ रोकेंगे ना। सिक्स 5 5 5 4 5 7। और OAR के लिए बेस कितनी है? अच्छा ये आखिरी पॉइंट है, सुन लें। PDA की बेस मशीन आर्स है, कितने हैं 19,250। डिपार्टमेंट बी की कितनी है बेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो किधर है 38 लिख दूं। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 38, वो तो पर यूनिट है। टोटल कैसे बनाएं, 800 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो इससे फिर OAR निकलेगा। चले जाएं, अल्लाह हाफिज।